बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूँ। कल बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपने अडयाला जेल के बाहर से जो वीडियो की थी वो 2 दफ़ा क्यों पोस्ट कर दी। तो उसकी बुनियादी वजह ये हुई कि वो पहली जो वीडियो पोस्ट हुई उसमें बहुत सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि आपकी ये वीडियो इंग्लिश में यानी ऑटो डबिंग के साथ सुनाई दे रही है, तो ओरिजिनल वॉइस में क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने जब अपनी टीम से चेक किया तो उन्होंने कहा कि जी ऑटो डबिंग का ऑप्शन यूट्यूब पहली दफ़ा खुद ब खुद ऑन कर देता है और वो ऑप्शन ऑन है, जिसकी वजह से ये जो है वो इंग्लिश में आ रही है। तो मुझे लगा कि ज़ाहिर है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं रहता कि वो इंग्लिश में सुने। तो मेरी टीम ने मुझे ये सजेस्ट किया कि इसे डिलीट कर देना चाहिए और फिर इसको ऑटो डबिंग ऑफ करके उर्दू में दोबारा अपलोड करनी चाहिए। बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऐसा किए बगैर व्यूअर्स के पास भी ये ऑप्शन होता है कि वो सेटिंग में जाके अपनी जो वॉइस सिलेक्शन है उसको ओरिजिनल वॉइस में अगर सुने तो उन्हें ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जाहिर है बहुत सारे व्यूअर्स को ये बात पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं थी वैसे, लेकिन इसलिए वो इसको फिर इस तरह से कमेंट ना करते या परेशान ना होते, बल्कि अपनी ऑप्शन को खुद ही चेंज कर लेते। अब मुझे उम्मीद तो है कि हमने सेटिंग उसकी कर दी है, ऑटो डबिंग ऑफ कर दी है, तो अब इंग्लिश में आपको सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर फिर भी ऐसा मसला दरपेश हो तो आप अपनी सेटिंग में जाके वॉइस ऑप्शन को जो सिलेक्ट करेंगे यूट्यूब के ऑप्शन में, उसमें आप जाकर इसको ओरिजिनल वॉइस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वो खुद ब खुद आपको उर्दू में या ओरिजिनल वॉइस जिसमें भी वीडियो रिकॉर्ड की गई है उसमें सुनाई देगी। तो इसी कन्फ्यूजन में बस वो फिर कल दोबारा से उसको अपलोड किया, तो वो 2 मरतबा एक वीडियो अपलोड हुई। तो बहरहाल जिन लोगों को इनकन्वीनियंस हुई उनसे माज़रत, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा ये मसला नहीं होगा। वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पर आने से पहले मैं सिर्फ आपको याद दहानी कराना चाहता हूं कि हमने अगला ट्रिप अनाउंस कर दिया जो कि दुबई और कतर का है। ये 6 दिन का ट्रिप है और बड़ा ज़बरदस्त इसको प्लान किया ट्रैवल बार ने। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ट्रैवल बार के साथ रब्ता कर सकते हैं। ये 3 दिन दुबई, 3 दिन कतर, 2 दिन दुबई और कुछ 6 दिन 5 रातें, कुछ इस तरह का ये प्लान बन रहा है 18 सितंबर से। तो ये बड़ा शानदार है। जो लोग हमारे साथ उज़्बेकिस्तान गए थे उनका बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है और सच्ची बात यह कि मुझे भी ट्रैवलिंग का बड़ा मज़ा आता है और फिर ग्रुप के साथ जाने का तो और ही मज़ा आता है। तो ये दुबई और कतर का भी इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त सा एक हमारा ट्रिप बन रहा है, तो उस पे भी आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ट्रैवल बार से रब्ता कर लें। 2-3 चीज़ों पर हम बात करते हैं इस वीडियो में। एक तो इमरान खान के 2 भांजे, एक यानी अलीमा खान साहबा के 2 बेटे यके बाद दीगरे गिरफ़्तार किए गए हैं। उसमें से पहले शाहरेज़ खान को उठाया गया और अब से कुछ देर पहले दूसरे साहबजादे जो हैं शेर शाह खान, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। अब ये जो शाहरेज़ खान हैं इनको ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि 8 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर भी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस को दिया गया है 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड देकर। भाई इनसे आपने 2 साल और 2 महीने बाद क्या ऐसा बरामद करना है कि पुलिस को इनका रिमांड चाहिए। देखिए 2 साल और 2 महीने यानी 26 महीनों के बाद तकरीबन ये गिरफ्तारी 9 मई के सिलसिले में अमल में लाई गई है। कहा गया है कि जी 9 मई में मुलव्वस थे। पुलिस कहती है कि इनके अगरचे इनका नाम किसी एफआईआर में नहीं है, लेकिन बाद में ज़िम्नियों में नाम डाला गया, जो कि एक मारूफ तरीका वारदात है कि बाद में जिसको उठाना उसका ज़िम्नियों में नाम डाल दो। तो इनका ज़िम्नियों में नाम डाला गया और 2 साल और 2 महीने के बाद ये पाकिस्तान की पुलिस को ख्याल आया कि ये भी 9 मई में मुलव्वस है। इस दौरान वो कई मरतबा पाकिस्तान से बाहर गए। इस मरतबा वो कई मरतबा अडयाला जेल इमरान खान से मिलने आए। अगर वो क्रिमिनल थे तो वो रूपोश हो जाते, लेकिन वो बाहर जाते रहे, क्या अपने जो वो चूँकि एथलीट हैं वो खेलते रहे, फिर वापस आते रहे पाकिस्तान। और अब उनको पता चला है कि वो तो 9 मई के मुजरिम हैं। और जिस तरह से उनको अदालत में पेश किया गया और वो हंसते हुए जो स्माइल उन्होंने उनके चेहरे पर थी, उससे अंदाज़ा हुआ कि वो कतई इससे परेशान नहीं है इस गिरफ़्तारी को, बल्कि नाजायज़ गिरफ़्तारी समझते हैं। इंसान तभी इतना रिलैक्स रहता है। तो जिस अंदाज़ में गिरफ़्तार किया गया अहले खाना का, तो मौक़िफ़ यह है कि वहाँ पर मुलाज़मीन पे भी तशद्दुद किया गया, दरवाज़े तोड़ के इनको गिरफ़्तार किया गया है। ये सारी बातें अहले खाना ने बताई हैं। पुलिस ज़ाहिर है ये नहीं मानती। पुलिस कहती है कि जी हमने गिरफ़्तार ज़रूर किया, लेकिन कोई पुरतशद्दुद वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ़ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ज़रूर है। मैं आपको ये बता दूँ कि ये साहब शाहरेज़ खान कौन है। देखें, पहले तो ये है कि ये इनको उठाया 9 मई के केस में गया है। ये एचिसोनियन है, एचिसन से पढ़े हुए हैं और ऑक्सफोर्ड से इन्होंने एमपीए किया है। ऑक्सफोर्ड से एमबीए किया और अब ये ऑस्ट्रेलिया की एक मारूफ टेक्सटाइल मिल है, टेक्सटाइल कंपनी है, उसके ये रीजनल हेड हैं। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के रीजनल हेड हैं जो पूरी दुनिया को अपनी जो टेक्सटाइल की मसनूआत है वो एक्सपोर्ट करती है ये कंपनी, उसके रीजनल हेड हैं।
यानी जॉब करते हैं। और इनको ये ट्राई एथलॉन के लिए क्वालिफाई इन्होंने किया। ट्राई एथलॉन क्या गेम है? ये रनिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग, यानी आप रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो ये ट्राई एथलॉन है। इसके लिए इन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान का झंडा उठाकर कई मरतबा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और कई रिकॉर्ड, कई अवार्ड्स इनके नाम हैं। यानी ये खालिसतन एक एथलीट हैं और एथलेटिक्स के अलावा ये एक नौकरी करते हैं एक ऑस्ट्रेलियन टेक्सटाइल कंपनी के लिए। ये इनका रिकॉर्ड है। और अभी ये मैराथन में शिरकत करने के लिए एस्टोनिया जा रहे थे परसों, जब इनको एयरपोर्ट से रोक दिया गया, जाने से, ट्रैवल करने से रोक दिया गया। एस्टोनिया इनको नहीं जाने दिया गया। तो इन साहब को, यानी शाहरेज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया। और उसके बाद अब से कुछ देर पहले ये ख़बर आई कि शेरशाह ख़ान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये अलीमा ख़ान के दोनों साहबजादे हैं, इमरान ख़ान के दोनों भांजे हैं। इससे पहले हसन न्याज़ी, इमरान ख़ान के एक और भांजे जो है, वो भी 9 मई के मुकदमे में गिरफ़्तार हैं और उनको पहले ही दिन से गिरफ़्तार, यानी 9 मई के फ़ौरन बाद गिरफ़्तार हो गए थे और वो उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है और वो गिरफ़्तार है। अब ये दोनों भांजे जो हैं गिरफ़्तार किए गए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कल जो नैरेटिव बनाया जाता रहा, कहा जाता रहा कि इमरान ख़ान को इस्टेब्लिशमेंट ने रिलीफ़ दिया है, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ़ दिलाया है, ये नैरेटिव इसलिए बनाया गया कि अदालतों के बारे में समझा जाता है कि अदालतें अब आज़ाद रही नहीं हैं, तो अदालत जो भी फ़ैसला करेगी वो मर्ज़ी से करेगी, किसी के कहने पर करेगी, ख़ुद तो कर नहीं सकती। तो अदालत ने ये जो रिलीफ़ दिया है ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर दिया है और इमरान ख़ान के लिए कोई राहें पैदा हो रही हैं रिलीफ़ की। मेरी इस पर असेसमेंट यह है कि कतअन कोई रिलीफ़ इमरान ख़ान के लिए नहीं है। यानी कल जो 9 मई के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बरी किया गया है, ज़मानतें मिली हैं, सॉरी बरीयत नहीं है, ज़मानतें मिली हैं। तो इमरान ख़ान को जो 9 मई के 8 मुकदमात में उनको सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानतें मंजूर की हैं, वो कोई रिलीफ़ नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पास इसके अलावा कोई रास्ता ही मौजूद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले इस नौइयत के केसेस में इमरान ख़ान की पार्टी ही के लोगों को ज़मानत दे चुकी है और उन लोगों को जो बहरहाल एहतजाज में शामिल भी थे, उनको ज़मानतें 9 मई के केसेस में सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, जिसमें हाफिज़ फ़रद भी शामिल हैं, जिसमें एजाज़ चौधरी भी शामिल हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि इमरान ख़ान के केस में, जब जो इमरान ख़ान ख़ुद मौके पर मौजूद भी नहीं थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ज़मानत ना देती? तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता ही मौजूद नहीं था सिवाय इसके कि वो इमरान ख़ान को ज़मानतें उसकी मंजूर कर लेती। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान ख़ान के लिए कोई रिलीफ़ है? इमरान ख़ान के लिए रिलीफ़ तब होगा जब इमरान ख़ान को जेल से रिहा किया जाएगा। इमरान ख़ान को जेल में रखने के लिए 190 मिलियन पाउंड अभी मौजूद है, जो फ़िक्स ही नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए फ़िक्स ही नहीं हो रहा। और फ़र्ज़ कीजिए वो फ़िक्स हो जाए, ये बात तो तय है ना कि वो जब भी फ़िक्स होगा इमरान ख़ान को उस पर रिलीफ देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कोई चारा नहीं है कि वो सज़ा को मुअत्तल ना करे। सज़ा मुअत्तली एक बुनियादी हक़ है, जो जब आपकी मेन अपीलें कुछ फासले पर खड़ी हों तो सज़ा मुअत्तल हो जाती है। तो इमरान ख़ान की सज़ा तो मुअत्तल करना पड़ेगी, लेकिन जब तक इमरान ख़ान की रिहाई तय नहीं हो जाती या इमरान ख़ान की रिहाई के बारे में आसमानों पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक इमरान ख़ान को रिहा नहीं किया जाएगा। चाहे 190 मिलियन पाउंड केस में भी उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाए, तो किसी और केस में उनको, इमरान ख़ान को नामज़द कर दिया जाएगा या किसी और केस में गिरफ़्तारी डाल दी जाएगी। जैसे कि ये 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ़्तारी कुछ साल बाद डाली गई थी, तो किसी एक और मुकदमे में गिरफ़्तारी डाल के उनको हिरासत में रख लिया जाएगा। कुछ नहीं होगा तो MP को ऑर्डर निकाल के रख लिया जाएगा। तो इमरान ख़ान को जब रिहा करना होगा तभी इमरान ख़ान रिहा होंगे। अभी कोई इमरान ख़ान की रिहाई के इम्कान दिखाई नहीं देते। इसलिए ये कहना कि जी इमरान ख़ान को बड़ा कोई रिलीफ़ मिला है, बल्कि यहाँ भी मैं एक और नुक्ता नज़र भी सुन रहा था और देख रहा था कि कहा जा रहा था कि ये नवाज़ शरीफ को पैगाम दिया गया है कि देखो, अगर तुम 27वीं तरमीम के लिए बात नहीं मानोगे तो फिर इमरान ख़ान आ रहा है, फिर इमरान ख़ान रिहा हो रहा है, आने वाला है इमरान ख़ान। तो ये इस तरह के तबसरे भी मैं सुनता रहा। मुझे एक तो 27वीं तरमीम के मामले पर यकीनन जो उसका कंटेंट हम सुन रहे हैं उस पर सफ़ा एक पेज जो होता है वो ख़राब होने का ख़दशा है। यानी वो अगर नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी वो बातें मान जाते हैं जो 27वीं तरमीम में आने वाली हैं, फिर तो कहानी ख़त्म है ना। फिर तो आप सोचेंगे फिर तो कुछ रह ही नहीं गया। फिर तो आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ ने अपनी सियासत के हाथ पाँव काट के किसी और के हवाले कर दिए हैं। फिर उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि सियासत नहीं करनी, बस यही कुछ करना है, नौकरी करनी है। तो जब आप फैसला कर लेते हैं कि भाई मैंने सियासत तो करनी नहीं है, नौकरी करनी है, तो फिर तो ठीक है 27वीं तरमीम पे वो मान जाएंगे। लेकिन अगर उनकी सियासत का कोई दमखम उनके अंदर बाकी है तो 27वीं तरमीम पर फड्डा हो सकता है। और ये नुक्ता नज़र कल आता रहा कि जी देखें, नवाज़ शरीफ को पैगाम दिया गया कि 27वीं तरमीम को नहीं मानते,
या उसके कंटेंट से इत्तफाक नहीं करते तो फिर इमरान खान आ रहा है। मुझे ये दिखाई नहीं देता अभी कि इमरान खान के साथ कुछ चीज़ें तय हो गई हों, कुछ बातचीत हो गई हो। इमरान खान और बुशरा बीबी जेल में हैं और उनका अभी वही स्टेटस है जो पहले था। कल क्या हो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी बहरहाल उनकी अनफॉर्चुनेटली उनकी रिहाई, जो कि मैं समझता हूँ कि 190 मिलियन पाउंड फजूल केस है, फिर इद्दत वाला केस फजूल केस था, तोशाखाना फजूल केस है, यानी कि बतौर केस ये कोई केस नहीं है। वो अलहदा बात है कि मेरा बड़ा लंबा अरसा ये मौक़िफ़ रहा और मैं बहुत रिपीट करता हूँ इस मौक़िफ़ को कि इमरान खान को तोशाखाना वाले रौले में भी नहीं पड़ना चाहिए था। इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट की बजाय कौमी ख़जाने में मंगवाने चाहिए थे। इन सब बातों के बावजूद ये टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट या अदालतों में कोई केस नहीं है। इमरान खान ने भले ही अखलाकी तौर पर कुछ गलतियाँ की हों या उनको अखलाक के आला मयार पर कायम रहते हुए ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, वो अलहदा बात है, लेकिन कानूनन इमरान खान ने कोई गलतियाँ नहीं की तोशाखाना या बाकी चीज़ों में। तो ये जो कहते हैं कि जी इमरान खान ने मेगा करप्शन किया, मेगा करप्शन में मुलव्वस है, ये सब फजूल बकवास बातें। तो बहरहाल इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि इमरान खान जिनको फजूल केसेस में गिरफ़्तार रखा गया है, कमज़ोर तरीन केसेस में और सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस में गिरफ़्तार रखा गया है, फ़िलहाल उनकी रिहाई का रास्ता मुझे तो हमवार होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए ये जो कल तबसरे होते रहे हैं, मैं उन तबसरों से इत्तफाक नहीं कर सकता। आखिरी बात यह है कि सुहेल वड़ाई साहब जो हैं, उन पर कल जो हुआ वो आपने देखा। इस्टेब्लिशमेंट DGISPR ने इनफैक्ट बराह रास्त ये कह दिया, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने अपनी तशहीर के लिए और ज़ाती मफाद के लिए ये सारा कंटेंट जो है वो दिया है। अब उसमें सुहेल वड़ाई साहब का मैं अभी भी ट्विटर देख रहा था कि शायद उन्होंने इस पर कोई वजाहत जारी की हो। अभी तक उनका एक मौक़िफ़ जो हबीब अकरम साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए सामने आया, जिसमें हबीब अकरम साहब ने उनसे पूछा तो उनके इल्म में नहीं था, तो फौरी रिएक्शन उनका ये था कि हाँ मैंने कब कहा कि ये इंटरव्यू था, यानी ये इंटरव्यू नहीं था। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं ये बातें मैंने अपने पास से कही हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इसमें मज़ीद को तबसरा नहीं करना चाहता। हो सकता है वो इस पर सोच विचार कर रहे हों और उसके बाद वो अपनी कोई राय दें, लेकिन जब तक सुहेल वड़ाई साहब इस पर अपनी राय का इजहार नहीं करते तब तक ये बात मुबहम रहेगी कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। इस पर ज़ाहिर है दोनों तरह के कल से तबसरे हो रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं ये सुहेल वड़ाई एक बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं, ऐसी गलती वो कर नहीं सकते, ऐसी चूक उनसे हो नहीं सकती कि जो बातें हुई नहीं हैं वो उन्होंने बयान कर दी हों, अपने पास से फील्ड मार्शल का नाम लेके बयान कर दी हों, ये मुमकिन नहीं है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं सुहेल वड़ाई साहब ने अपना तबसरा, अपना तज्ज़िया और उनके साथ होने वाली गुफ्तगू को मिक्स करके पेश कर दिया, उसकी वजह से ये तासुर गया कि सारी बातें फील्ड मार्शल की हैं। तो ये इस बात की वजाहत तो ख़ुद सुहेल वड़ाई साहब ही कर सकते हैं, और जब तक वो वजाहत नहीं करते तब तक ये इबहाम ही रहेगा। अलबत्ता जिस सख्त गीर रवैये के साथ या जितने सख्त अल्फाज के साथ तरदीद जारी की गई है वो भी हैरान कुन है। वरना अगर ISPR ने अपना मौक़िफ़ ही तब्दील करना होता तो वो कह सकते थे कि नहीं कुछ चीज़ें साक़ो सबाक़ से हट के पेश हुई हैं, मुलाकात हुई है, गैर रस्मी बातचीत हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ दरमियाना रास्ता अख्तियार कर सकते थे। लेकिन DGISPR ने तो कैटेगोरिकली ये कह दिया कि ऐसा कोई इंटरव्यू ही नहीं हुआ, ये तो बस एक लोग आ रहे थे, तस्वीर बना रहे थे और जा रहे थे, और अपने पास से उन्होंने ज़ाती तशहीर के लिए, ज़ाती मुफाद के लिए कह दिया। तो एक कैटेगोरिकली डिनाइल है ये जो कि DGISPR की तरफ से दिया गया। बहरहाल इसमें सुहेल वड़ाई साहब के मौक़िफ़ का इंतज़ार है, वो आज आए, कल आए, एक हफ़्ते बाद आए, 10 दिन बाद आए, ये गुत्थी तभी सुलझेगी। और मेरा ख़्याल है कि उनका मौक़िफ़ किसी न किसी अंदाज़ में आना चाहिए, फिर ही पता चलेगा कि उनसे गलती हुई, उनसे चूक हो गई, या DGISPR साहब का मौक़िफ़ जो है उसमें कोई जो है वो आफ्टर थाट है। तो ये देखना पड़ेगा। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें जी अफसोसनाक बात है। 9 मई भी अफसोसनाक चीज़ थी, वो जिसने भी किया वो नहीं होना चाहिए था, जिसने भी किया जो उसमें शामिल था, जो घरों में घुसे, जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने सामान लूटा, वो जो भी थे, मुझे नहीं पता वो PTI के थे, वो नामालूम थे, वो कहीं राह चलते आ गए थे, वो कुछ शरपसंद अनासर थे, वो गैर मुल्की ताकतों के लोग थे, मुझे नहीं पता कौन थे। जिन्होंने भी किया 9 मई अपने तौर पर एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसके बाद 2-2 2.5 साल के बाद सियासी बुनियादों पर जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं ये उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।